दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम धनंजय होता है, पूरे 2 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज़ से उतरने के बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। धनंजय के शहर रायबरेली से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए ट्रेन जो है रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए ट्रेन वहाँ पे जो है ब्रेक लेती है। तो धनंजय जो होता है सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना इस स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए, और वह ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसी की धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे होते हैं। वह लोग धनंजय को देख नहीं पाते हैं और भीख मांगते हुए उसे कहते हैं, धनंजय से ही भीख मांगने लगते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ पैसा दे दीजिए साहब, 2 दिन से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं हैं, हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। धनंजय जब इतना देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटे रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वह रेलवे स्टेशन पर फूट फूट कर गले लग के रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी कि धनंजय के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, यह दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा आप लोगों के साथ भविष्य में ना हो जाए, इसीलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। दोस्तों, यह कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। धनंजय एक ठीक ठाक परिवार से था। यह 2 भाई थे, एक धनंजय और जो दूसरा भाई था उसका योगेश नाम था। दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों, जो धनंजय की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव की थी। जो योगेश की शादी पहले से ही हो जाती है, क्योंकि जो घर होता है, घर में योगेश सबसे बड़ा बेटा होता था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कड़क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में धनंजय देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि धनंजय की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था। धनंजय को अपनी मीठी मीठी बातों में इस कदर प्रभावित कर ली थी कि जो कुछ भी हो उससे कहती थी, वह जो कुछ भी धनंजय से कहती थी, धनंजय आंख बंद करके उस पर भरोसा करता था और वह वही काम करता था। वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता था। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा यह होता है कि फिर धनंजय का जल्दी से विवाह हो जाता है। उसके माँ बाप जल्दी से उसकी शादी कर देते हैं। धनंजय की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब थी, लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी कभी यह सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, धनंजय जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो पत्नी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पत्नी को 8 से 10 दिन हो जाते थे, लेकिन धनंजय उससे कोई भी प्यार की बातें नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से कोई भी बात न करता। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती थी तो उसे वह फटकार कर वहाँ से भगा देता था। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच में कभी संबंध भी नहीं बने थे, क्योंकि धनंजय पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में फंस चुका था। जैसा उसकी भाभी कहती थी वह वैसा ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में पड़ चुका था। इसके बाद दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होता है वह अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़ देता है। आप भी देखना, कहीं आपके घर के आसपास पड़ोस में तो ऐसा घटना नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब धनंजय और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं तो बिना किसी वजह के बिना किसी बात पर उसे झगड़ते लड़ते रहते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरे भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। इधर जो धनंजय की जो भाभी थी, सिर्फ पैसों से मतलब था उसको। वह केवल धनंजय की सारी प्रॉपर्टी और धनंजय का इस्तेमाल कर रही थी, और ये सारी बातें धनंजय को कभी भी समझ में नहीं आ रही थी। जो भी अपने देवर से कहती थी कि
देखिए धनंजय जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे। फिर मुझे भी विदेश अपने साथ ले जाना। अब वह भाभी की बात को टाल नहीं सकता है और वह भाभी की बात को टाल नहीं पाता है और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा मिल जाती है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने और उनके खर्चे उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा और आप जो है मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो उसकी भाभी होती है अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक धनंजय विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बूढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं और यह हमारे लिए भविष्य में काम आएंगे। सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी जो है दौलत का लालच आ जाता है और जैसे उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग कर लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है और यह बोलकर कि सरकारी योजना आई है और आपको बुढ़ापा में पेंशन आया करेगा। बेचारे जो बूढ़े माता पिता होते हैं अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की ज़मीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। उन लोगों को बेचारे को तो ये भी पता नहीं है कि मेरा बेटा मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। बड़े बेटे के नाम कर देते हैं और यह करवाने वाली सिर्फ धनंजय की भाभी होती हैं। उसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा तो उनके पास पैसा ना तो पैसा था ना कोई जरिया। बेचारे अपना पेट पालने के लिए गाँव से थोड़ी दूर पर एक रेलवे स्टेशन पर मजबूरी में वो लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी कोई देता था खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो लोग काम किसी की मजदूरी कर सके। उधर दोस्तों जो धनंजय की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताना मारने लगती है तो खुशी एक दिन तंग आकर बेचारी करती भी क्या है, मुझे कहती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना खाऊंगी, लेकिन मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है। इनके साथ इस घर में तो रोज़ रोज़ के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर देती थी, कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो क्या देखती है कि उसकी बूढ़ी सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी आपकी यह दशा कैसे हुई। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जो जेठानी और जेठ ने हमसे भी धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली है और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया है। अब हम दोनों दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर हो गए हैं। हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि हम लोग मजदूरी का काम कर सकें और अपना पेट पाल सकें। खुशी एक नेक और दिल की साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लग गई थी। लोग एक पानी का जो ट्रिपल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात दिन गुजारा कर लिए थे। जो एक पॉलीथीन आती है ना, उन्हीं का वो लोग एक जो है कमरा बना लिए थे, ऊपर से छा लिए थे, उसी में वो लोग अपना रात बिता लेते थे। डेली का उनका यही काम होता था और दिन में इधर उधर अपना भीख मांगना उनका काम होता था। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, जो धनंजय को अपने घर की याद आने लगी। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी यह मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। वह अब यहाँ नहीं रहते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को
हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के एक दो आदमी ने उसे बताया। धनंजय ने जब यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। भाभी के पीछे मैं अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही न दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट के रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी जो है कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों में से लिपट जाती है। उसने अपने पति धनंजय का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना पहले करती थी, लेकिन धनंजय ने अपनी भाभी के चक्कर में जाकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, धनंजय के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया और भाभी ने हमारे साथ बहुत छल किया है, बहुत गलत काम किया है। सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक न सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर की कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना होते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर हम लोग मर जाते। शायद आज तुम्हारे आंखों के सामने हम लोग जीवित भी ना होते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर धनंजय रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलती हुई है भूल जाओ और उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो भाभी ने अपने बस में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो धनंजय होता है कहता है कि अब तुम्हें यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास जितने भी विदेश से उसने कमाया था सारी अपनी भाभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके पास अब कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी भी धनंजय के पास नहीं थी। अपनी पत्नी और माँ बाप को साथ में लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में पल्लेदारी करने लगता है, गाड़ियों में सामान सब्जी की जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता है अपने घर का खर्चा चला लेता था, क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मज़दूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही काम चल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, मैं भी सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करते रहना, मैं थोड़ा सा और सहारा मैं देने की कोशिश करूँगी और थोड़ा सा और सहारा मिल जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, यह अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर जो धनंजय हैं उनके पिता भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि बेटा बहुत ठीक कह रही है, हम भी कभी कभार दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा यह सब्जी का धंधा चल जाएगा। धनंजय मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचाने लगते हैं पति और पत्नी, उसके सास ससुर। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी ये लोग खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। ये लोग अब समझ चुके होते हैं कि हमें ज़मीन से फिर से उठ के अब खड़ा होना है। खूब मेहनत करने के बाद और लगन से काम जो है करते हैं और घर भी बनवा लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से धनंजय वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था और फिर अपनी खुद की एक जो है आदत खोलना चाहता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिया। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी
की 2 गुना वह लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो यह योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे। यह योगेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की थी जब तक उनके पास पैसा था। उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो उन्हें उसके ससुराल वाले ने लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिए थे। कहते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने सगे भाई का न हुआ वह मेरा क्या हो सकेगा और वह मेरा क्या काम करेगा, जो है वह हमारा क्या होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने भी जो है उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अब दर दर की वो लोग ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुके थे। जैसे वो लोग अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खिलाए हुए थे, वैसे ही अब ये लोग खुद दर दर की ठोकरें खाने पे बिल्कुल ही मजबूर हो चुके थे। इधर लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वह किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी धनंजय को वहाँ पे देखते हैं अपने दुकान में बैठे हुए, तो देखते हैं कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। यह नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जो है योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो जो धनंजय होते हैं उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि आपको माँ बाबूजी को आप हाथ भी मत लगाना, क्योंकि माँ बाबूजी के साथ आपने जो किया है, उनको घर पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे अलग करवा दिया था। तुमने मेरी सारा जायदाद हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आई हो? यहाँ मर्जी चाहे चले जाओ, यहाँ से आप लोग चले जाओ, हमसे आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी जो खराब स्थिति को देखते हुए उसके सास और ससुर कहते हैं, बेटा धनंजय गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हुई है। आखिर जो भी है यह है तुम्हारा ही भाई। जो होना था वह तो हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। इस पर धनंजय की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, यह जैसे भी हो हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करा दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया आज उसका फल यह भुगत चुके हैं। आखिर हैं तो यह हमारी जेठानी ही ना, आज भी मेरे लिए पूजनीय हैं। धनंजय का गुस्सा भी अब धीरे धीरे अपनी पत्नी और अपनी माँ और अपने पिताजी की बातें सुनकर शांत होने लगता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो हो गया अब वह दोबारा लौट कर तो नहीं आ सकता, और अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करा देता है। दोस्तों दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार से मोहब्बत से रहने लगते हैं, क्योंकि योगेश को अब ठोकर लग जाता है और उसकी पत्नी को भी ठोकर लग जाता है। तो जो उसका पैसा का नशा था अब बिल्कुल टूट जाता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है? हमारी कहानी पारिवारिक होती है, और अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप लोग खुशी और धनंजय के बारे में क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में और नई कहानी के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।